सबसे पहले हम पहले सवाल को लेंगे कि ध्यान क्या है। तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है, तुम्हारे साथ जो भी सिचुएशन है, तुम्हारे साथ जो भी कंडीशंस हैं, रूम का टेम्परेचर कितना है, तुम्हें ठंडक महसूस हो रही है या गर्मी, तुम्हें अपनी बॉडी में स्टिफनेस महसूस हो रही है या लाइटनेस, तुम भूखे हो या भरे पेट हो, तुम खुश हो या उदास हो, इन सारी बारीकियों, क्योंकि ये सारी बारीकियां ऐसी हैं जिनकी कि तुम उपेक्षा नहीं कर सकते हो, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में दर्द है, तुम ये नहीं कह सकते कि दर्द है तो है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम भूखे हो, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं भूखा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तुम्हें ठंड लग रही है, तुम ये नहीं कह सकते हो कि ठंड तो मेरे शरीर को लग रही है, मेरी चेतना तो इससे फ्री है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते और जिन चीज़ों को हमें झेलना ही झेलना है, तो बस उन्हीं चीज़ों के प्रति, उन्हीं सेंसेशंस के प्रति अवेयर हो जाना ध्यान है। क्योंकि आप जिस ध्यान की बात समझ रहे हैं, वो ध्यान शायद आप ये समझ रहे हैं कि हमारी इस दुनिया की करंट रियलिटी से हमारा ध्यान कट जाएगा, तो फिर इस दुनिया की रियलिटी से कोई बियॉन्ड की रियलिटी है जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सारा एक्सपीरियंस खुशनुमा होगा और सब कुछ एक बेहतर परिप्रेक्ष्य में होगा, क्लैरिटी होगी, कॉन्शियसनेस बिल्कुल साफ हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा और हम वहाँ पे सिर्फ सुखी होंगे, दुखी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ध्यान का मतलब आपका ये है, लेकिन ध्यान ये नहीं है, ये तो समाधि है, ये तो ध्यान से भी ऊपर की अवस्था है। ध्यान से पहले हमें धारणा करनी होगी कि हमें किस चीज़ पर ध्यान फोकस करना है। कुछ मिनट्स का अभ्यास करना होगा, जैसे कि 1 मिनट तक के लिए मैं ये जो मेरे सामने फ्लावर है, मैं इस पर ध्यान दूंगा और इस फ्लावर पर से मैं अपना ध्यान हटने नहीं दूंगा। 1 मिनट तक मेरा ध्यान इसी फ्लावर पर रहेगा। मैं इसे देख रहा हूँ और जैसे जैसे माइंड इस फ्लावर के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जा रहा है, उतना ही ज़्यादा मैं अपने बॉडी के सेंसेशंस के प्रति भी अवेयर हो रहा हूँ। अपने आसपास से आने वाली हवाओं के प्रति, अपने आसपास से आने वाली चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ों के प्रति मैं अवेयर हो रहा हूँ। तो मैंने 1 मिनट तक इस पे ध्यान लगा लिया। ये धारणा थी, यहाँ पे मुझे ये पक्का था, यहाँ पर ये मुझे पक्का था कि मेरा ध्यान इस फ्लावर पर लगेगा। अब इसी चीज़ को मुझे 2 मिनट तक बढ़ाना है। मैं प्रत्येक दिन 2 मिनट इस पर अभ्यास करूँगा कि मेरे सामने ये जो पौधा है, इस पौधे के पत्ते हैं, सुनहरे हरे रंग के पत्ते हैं, पैरोट कलर के, मैं इन पे ध्यान फोकस करूँगा 2 मिनट के लिए। जब मैं फोकस कर रहा हूँ तो मैं पा रहा हूँ कि मैं न सिर्फ इस फ्लावर के या इस प्लांट के पत्तों के प्रति अवेयर हो रहा हूँ, बल्कि मैं इसके रंगों की गहराई भी देख रहा हूँ कि बीच में गहरे हरे रंग के स्ट्राइप्स हैं और साइड में येलो कलर के बॉर्डर्स हैं। धूप में ये पत्ता एक अलग ढंग का चमक रहा है और धूप में इसे खुशी मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जब मैं इस पर 2 मिनट के लिए फोकस कर रहा हूँ, 2 मिनट्स के लिए when I am focusing my mind upon it, then I am also being aware of my breaths।
क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जब मैं जितनी देर इसको देख रहा हूँ, अभी तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन जितनी देर के लिए मैं इसे देख रहा था उतनी देर के लिए कम से कम मेरे अपने अंदर में कोई और विचार नहीं चल सकता है, क्योंकि मुझे इसे देखना है। तो सेकंड या थर्ड अगर किसी और चीज़ के प्रति मैं अवेयर हो जाता हूँ, ऑटोमेटिक अवेयरनेस आ जाती है, तो वो है मेरी ब्रीदिंग के प्रति। तो अब एक साथ मैं इसे देख भी रहा हूँ, ये मेरा एक्सटर्नल फोकस है, लेकिन इसके साथ साथ अब मैं अवेयर हो रहा हूँ अपनी सांसों के प्रति भी, इंटरनल अवेयरनेस। और चारों तरफ से चिड़िया के गाने की आवाज़ आ रही है, हवा के बहने की आवाज़ आ रही है, कुछ गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कुछ लोग बाग बोल रहे हैं, कुछ स्कूल के बच्चे वगैरह भी बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इन चीज़ों के प्रति भी मैं अवेयर हो रहा हूँ। यानी कि ये जो अवेयरनेस है, ये न सिर्फ विजुअल है बल्कि ऑडिटरी भी है, और ये इंटरनल भी है, सांसों के प्रति भी है, और मेरे अंदर में चलने वाले विचारों के प्रति भी, कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ, पॉजिटिव फील कर रहा हूँ या निगेटिव फील कर रहा हूँ, हैप्पी फील कर रहा हूँ या एंग्री फील कर रहा हूँ। कोई ना कोई फीलिंग तो अपने अंदर में चल ही रही होगी, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ। ठीक है कि मेरे इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस के पीछे मेरा एक सोल लेवल भी है, इस बॉडी के पीछे मेरा एक कॉन्शियसनेस रूपी एग्जिस्टेंस भी है, जिसके प्रति कि मैं अपने आप को अवेयर पाता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि वो न सिर्फ इस बात को दिख रहा है कि मेरे शरीर पे धूप पड़ रही है और धूप बहुत तेज़ है, मैं डायरेक्टली सनलाइट की तरफ बैठा हूँ, सनलाइट इतनी तेज़ है कि मुझे इसके लिए सन ग्लासेस लगाने पड़े। ये जो सिचुएशन है, क्योंकि खुले में बोलना मुझे अच्छा लगता है, जहाँ आसमान खुला हो, चारों तरफ हरा भरा वातावरण हो, खुली हवा हो, सनलाइट हो, क्योंकि यहाँ पर मैं नेचर की शक्तियों के, नेचर के एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा नज़दीक में हूँ और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि जब मैंने पहले इस फ्लावर पे 1 मिनट के लिए अपने ध्यान को लगाया, फिर इसके बाद ग्रीन लीव्स के प्रति 2 मिनट तक अपना ध्यान लगाया, तो इससे क्या हुआ, मैं पहले से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, मैं पहले से ज़्यादा अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति बोधयुक्त हूँ, अवेयर हूँ। हालांकि मैंने सहारा एक एक्सटर्नल फैक्टर का लिया था। मैंने एक फ्लावर को देखा, मैंने इन लीव्स को देखा, इनके कलर को देखा, और जब मैंने इनको देखा तो बाहर की दुनिया के प्रति भी मेरी जो अवेयरनेस है वो बढ़ी, मेरी अवेयरनेस इंक्रीज कर गई। लेकिन इसके साथ साथ मैं, चूँकि कोई भी चेतना की जो मूवमेंट होती है, चेतना की जो एक्टिविटी होती है, वो एक डायरेक्शन में नहीं होती है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ा, यानी बाहर की दुनिया के प्रति बोधयुक्त हुआ, वैसे वैसे मैं अंदर की दुनिया के प्रति भी अवेयर होना शुरू हो गया, और इससे मेरी धारणा की क्षमता बढ़ी। ध्यान दीजिएगा, अभी धारणा की बात हो रही है, ध्यान की नहीं। ध्यान 2 तरह का हो सकता है, एक जिस चीज़ पे मुझे ध्यान लगाना है, और एक जिस चीज़ पे मैं चाहूँ या ना चाहूँ मेरा ध्यान लगा ही हुआ है। उसमें भी 2 तरह की चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैं उसको कुछ पावर दे देता हूँ, अटेंशन दे देता हूँ, रिस्पेक्ट दे देता हूँ, फिर अगर वो मेरे सामने आ जाता है, मेरी विजुअल सेंसेशंस के रेडियस के सामने आ जाता है, तो उसको लेकर के मेरे अंदर में जो पहले से विचार थे वो आ जाएंगे, और जब वो विचार आ जाएंगे तो न चाहते हुए भी मैं उनके प्रति अवेयर हो जाऊंगा। ये था मेरे विचारों का जागना, थॉट स्टिमुली, एक स्टिमुलस मिला मेरे माइंड को। तो इससे ये सिद्ध हो गया ना कि मेरी आंखों के सामने जो भी चीज़ आ जाती है उस पर सोचे बिना मैं नहीं रह सकता। तो ठीक यही बात भी है कि अगर मैं अपने आप को कोई एक विचार दे देता हूँ, जैसे मुझे थोड़ी देर के लिए माया पर चिंतन करना है कि माया क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्ति का एक थॉट मैं ले लेता हूँ,
आत्मा क्या है, मन क्या है, समय क्या है, गुरु की कृपा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, साधना क्या है। किसी भी एक टॉपिक को मैं उठा लेता हूँ तो मेरे माइंड में पहले से उस शब्द के रिगार्डिंग, उस शब्द के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन भरी थी, सारी जानकारी एक्टिवेटेड हो जाती, स्टिमुलेटेड हो जाती हैं। इसे हम वर्ड स्टिमुलेशन कहेंगे। इससे भी हम बच नहीं सकते हैं। जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो जिन बातों पे मैं विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, वो उन विचारों की अभिव्यक्ति मैं किस माध्यम से कर रहा हूँ, शब्दों के माध्यम से कर रहा हूँ, वाक्यों के माध्यम से कर रहा हूँ। और जिन चीज़ों पे मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों के रिगार्डिंग आपके अंदर में जितनी भी जानकारियाँ पहले से थी, अनुभूतियाँ पहले से थी, अनुभव का स्टोर था चेतना के पास, वो सब का सब स्टिमुलेटेड हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी चेतना में सारे इन्फॉर्मेशंस 2 स्टेजेस में पाए जाते हैं। पहली स्टेज है ऐसी सूचनाएं जिनके प्रति आप बोधयुक्त नहीं हैं। सूचनाएं वहाँ पर हैं, जो भी सूचना एक बार हमारे मन में आ जाती है वो कभी डिलीट नहीं होती है, अनलेस अगर आप किसी एक विशेष प्रक्रिया से उनको डिलीट कर दें। वहीं दूसरी ओर वो सूचनाएं हैं जिनके प्रति आप अवेयर हैं, जागृत हैं, जागरूक हैं। जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों के रेफरेंस, उनके बैकग्राउंड और उनकी सारी हिस्ट्री के प्रति आप अवेयर हो रहे हैं, आप इसको सुन रहे हैं। मैं भी जिन शब्दों को सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उन शब्दों के रिगार्डिंग मेरे डेटाबेस में, मेरी कॉन्शियसनेस में जितनी भी जानकारियाँ थी वो सब अब जागृत अवस्था में आ रही है। मतलब अंधकार में थी, अब प्रकाश में आ रही हैं। या तो वो जागृत हो सकता है या सुषुप्त हो सकता है। सुषुप्ति में थोड़ी देर के लिए वह स्वप्नावस्था में जा सकता है, लेकिन फिर बात एक ही है, चाहे वह सपने देख रहा हो, चाहे वह बिल्कुल बेहोश होकर के सोया हुआ हो, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक काम करने के लिए या उसमें होने के लिए उसे यहाँ पर सो जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जागने के लिए, चाहे वह सपना दिख रहा हो, चाहे वह बेहोश होकर के सोया हुआ, उसे पूरी तरह से जाग जाना पड़ेगा, उस दुनिया को छोड़ देना पड़ेगा। हम हर समय किसी न किसी चीज़ की खोज तो कर ही रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन यह एक भ्रांत धारणा है, क्योंकि आगे जा कर के हमें पता चलता है कि हम शांति की खोज कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद आगे जा कर के पता चलता है कि हम मुक्ति की खोज कर रहे हैं, क्योंकि शांति भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक बार कहीं से मिल गई तो फिर मिल गई, मिल ही रह गई, कभी ख़त्म नहीं, कभी कोई उससे आपको अलग नहीं कर सकता, कभी कोई आपसे उसको छीन नहीं सकता। ऐसा तो होता नहीं है। शांति मिलती है, फिर घटनाओं का दूसरा वेव आता है ना, और आप अपने आप को अशांत पाते हैं। तो हम मुक्ति की खोज कर रहे हैं, इस चक्कर से ही बाहर निकल जाए, यहाँ पर कि हमें बार बार शांत होना, फिर अशांत होना, फिर शांत होना, फिर अशांत होना, कभी सुखी होना, कभी दुखी होना, चाहे आप चाहें या ना चाहें। लेकिन जब तक आप बंधन में हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक आप मुक्त नहीं है, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिली है, बार बार। और जो व्यक्ति पहले से ही दुखी था, उसको अगर एक बड़ा और दुख मिल जाता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब फ़र्क पड़ता है, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीच बीच में थोड़ा सा सुख भी उसको मिल जाता है, और फिर अगर इसके बाद थोड़ा सा छोटा दुख भी मिल जाता है, तो वो छोटा दुख बहुत बड़ा लगता है। क्यों पता है? क्योंकि सुख मिलने पे व्यक्ति का मन रिलैक्स हो जाता है और उसकी चेतना सो जाती है। इसलिए हम इस दुनिया के स्कूल में आए हैं। इस दुनिया में जो एक एजुकेशन की सिस्टम है, यहाँ पे हमें कुछ अचीव करना है या नहीं करना है, मकान बनाना है या नहीं बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, कोठियाँ खरीदनी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनानी है, फैक्ट्रीज बनानी है या नहीं बनानी है, ये एक अलग बात है। लेकिन एक बात जो पक्की है कि यहाँ पे हम आए हैं बहुत सारी चीज़ों की एजुकेशन लेने के लिए आए हैं, और इन सारी चीज़ों के एजुकेशन
का कोई एक निश्चित सिलेबस नहीं है जिसको कि हम आपको एक बार में रख करके बता दें। लेकिन हर दिन आप स्कूल में होते हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक आप इस शरीर में हैं। भले ही आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ न कुछ देखना है, सीखना है, परसीव करना है। खुशी खुशी से करेंगे तो ये आपकी अच्छी बात है, ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप खुशी खुशी से कर रहे हैं, क्योंकि आप पर्पस को समझ गए हैं कि हम यहाँ पे आए ही हैं। अब आप यहाँ पे रह करके मकान बना लें, फैक्ट्रीज खोल दें, प्रॉपर्टीज का पूरा लंबा चौड़ा काम शुरू कर दें, सब कुछ खरीद लें, सब कुछ हासिल कर लें, ये एक अलग बात है। लेकिन वो सेकेंडरी ही है। प्राइमरी ये है कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। जो कुछ इस दुनिया में जीने के लिए ज़रूरी है वो तो आपको सीखना ही था, लेकिन इस दुनिया में जो आपकी आत्मा आई, एक मानव शरीर आपने धारण किया, उस आत्मा को भी कुछ चाहिए, उसको भी एक लेवल ऊपर उठना है पिछले जन्म से। और इस जन्म में भी आज आप पिछले साल जहाँ पर थे, इस दिन इस साल आपको उससे कुछ ऊपर उठना है, थोड़ा आगे जाना है। कुछ लोग कर्म के माध्यम से वहाँ तक जाएंगे, कुछ लोग वैराग्य के माध्यम से जाएंगे, कुछ लोग साधना के माध्यम से जाएंगे, और कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा होगा। थोड़ी सी साधना होगी, थोड़ा सा वैराग्य होगा, थोड़ा सा कर्मयोग होगा, थोड़ा सा ज्ञान योग होगा, थोड़ा सा ध्यान योग होगा। और फिर कोई इन सारी शब्दावलियों के थ्रू आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एक्सपीरियंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति जहाँ पर है, हर वक्त उसको कुछ न कुछ अनुभव हो रहा है, और अनुभवों का ये सारा जो निचोड़ है या जो इकट्ठा एक्यूमुलेशन है, ये आपकी पूंजी है। यही है जिसका निचोड़ आपके साथ रहने वाला है, जाने वाला है। हम दो तरह का ध्यान कर सकते हैं। पहला ध्यान ये कि जिस चीज़ पे हमें ध्यान करना है, जैसे मुझे इस बात पे ध्यान करना है कि मैं तो मुक्त हूँ ही, मुझे मुक्ति के लिए प्रयास क्या करना है, क्योंकि जो व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास करेगा वो और भी ज़्यादा बंधन में होने की बात बता रहा है। वो इस बात का पता दे रहा है कि वो अभी बंधन में ही है। पहले तो इस बात की धारणा पुख्ता कर लेनी है कि मैं मुक्त हूँ, और दूसरी ओर इस बात की धारणा पुख्ता कर लेनी है कि मुझे मुक्ति के लिए कुछ प्रयास नहीं करने हैं, क्योंकि मुक्ति तो मेरी आत्मा का स्वभाव ही है, स्वरूप ही है। मैं अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ? वो सदा से मुक्ति स्वरूप है। मैं सिर्फ जिस जगह पे चल रहा हूँ, जिस यात्रा में मैं हूँ, इसको अधिक शांति से और अधिक खुश होकर के जी सकता हूँ। यही मेरे हाथ में है, और ये सिर्फ आज की बात है। आज के लिए मैं इतना कर लूँ कुछ कि आज मैं दुखी न रहूँ, आज की यात्रा मज़ेदार हो जाए, आज मैं शांति से जी लूँ, आज मेरा किसी से लफड़ा नहीं हो, आज मैं किसी से ईर्ष्या न करूं, आज मैं किसी पर क्रोध न करूं, किसी पर गुस्सा न करूं, आज मुझे पैसा लालच में न डाल सके, और आज मेरा मन माया के रंगों में रंगीन ना हो, माया की रंगीनियाँ मेरे मन को वश में न कर सके, इन्फ्लुएंस न कर सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी हो जाएगा। फिर कल का जो मोमेंट आएगा, एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट हम जर्नी कर रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट हमारी ये जर्नी है, और इस मोमेंट की समस्याओं का समाधान हम अगर कर लेते हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि इससे आने वाले सारे मोमेंट्स की प्रॉब्लम सुलझ जाने वाली हैं। ये इस बात को कम से कम सुनिश्चित जरूर कर देता है कि हाँ, अभी हम जहाँ पर हैं, जो वर्तमान का जो द लिविंग प्रेजेंट मोमेंट हमारे साथ में है, कम से कम उस वक्त मैं वेल टू डू हूँ, मैंने अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर लिया है, डिस्चार्ज कर लिया है। अब कोई भी चीज़ अभी के मोमेंट में बाकी नहीं है। लेकिन ये जानकारी कैसे हो? ये जानकारी कैसे हो कि हमने जो कर लिया है वो पर्याप्त है या नहीं है, या हम इनकम्प्लीट हैं, या हम अनफुलफिल्ड हैं। हो सकता है ऊपर से फुलफिल्ड दिखाई पड़ रहे हों। इसका कारण है कि हमारा सोर्स से जो कनेक्शन है वो कट ऑफ है।
कटा हुआ है। जब तक हम इस सोर्स से पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक हम अशांत ही रहेंगे। और सोर्स क्या है? जिस चीज़ से हम निकले हैं, जिस चीज़ से हमारा जन्म हुआ है, जहाँ से हम आए हैं, उसके साथ ग्रेटिट्यूड से भर करके अलाइंड हो जाना और उसकी जो देन मिली है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी हमारे अपने माता पिता से, हमारे अपने एंसेस्टर्स से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड से भर जाना होगा। क्योंकि हम मिस अलाइंड हैं, हमारी अलाइनमेंट कट गई है, इसलिए हमें यह कभी भी एश्योरिटी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। और हम एक्चुअल में जब भी जो भी कर रहे हैं वो पूरा ही है, लेकिन बस इस बात का पता नहीं है। लेकिन अगर हम मिस अलाइंड हैं, अगर हम डिसकनेक्टेड हैं, अगर हमने उनके प्रति अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं किया है, पितृदोष और होता क्या है? पितृदोष यही होता है कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमारी गंदगी साफ की, खुद भी भूखे रहे, खुद भी पुराने कपड़े पहने, लेकिन हमें अच्छा खाना दिया और अच्छे कपड़े दिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। और फिर क्या हम अपने माता पिता के प्रति उतने ही ड्यूटीफुल रहे? क्या हमने उनकी उतनी ही सेवा की? उन्होंने जितना किया उससे ज़्यादा बढ़ करके करनी चाहिए थी। क्या हमने ऐसा किया? और अगर हमने नहीं किया तो हम पर पितृदोष बढ़ गया, जमा हो गया एक डेब्ट के रूप में। और कई बार यह डेब्ट सिर्फ डेब्ट के रूप में नहीं होती है, कर्ज के रूप में भी होती है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके माता पिता आपके कारण रो गए, उनको रोना पड़ा? क्या आपने कभी उनको ऐसा जोर से डांट करके, उनके सामने चिल्ला करके, गरज करके कुछ बोला जिसके कारण कि वो अवाक हो गए, निरुत्तर हो गए, या उनकी आंखों में आंसू छल छला आए? अगर ऐसा हुआ है तो आपके ऊपर न सिर्फ अपने पितरों का डेब्ट है बल्कि कर्ज भी है। और ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो व्यक्ति इस जन्म में अपने माता पिता से रूडली बिहेव कर सकता है, क्रूअल्टी के साथ बातचीत कर सकता है, तो अपने पिछले जन्मों में उसने क्या किया होगा? जो व्यक्ति इस जन्म में भी औरत के पीछे, पैसा के पीछे नियमों की धज्जियाँ उड़ा करके, न कोई नैतिक नियम है, न कोई सामाजिक नियम है, न कोई संस्थागत नियम है, न कोई राष्ट्रीय नियम है, इनके पीछे भाग रहा है, न तृष्णा का अंत हुआ है। इससे क्या पता चलता अपने पिछले जन्मों में वो क्या कर रहा होगा, उसने क्या किया होगा? तो हम इस जन्म में जो भी कर रहे हैं अचानक से नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पिछले जन्मों में हम कम क्रूएल होंगे, कम लस्टफुल रहे होंगे, कम डिसओबीडियंट रहे होंगे। इस उम्र में, इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में हमारी डिसओबीडियंस अपने पेरेंट्स के प्रति और ज़्यादा बढ़ गई हो, लस्ट और ज़्यादा बढ़ गया हो। लेकिन ये भूख आती कहाँ से है? ये भूख हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर्ड रहती है। और ये भूख बढ़ क्यों जाती है? ये स्टिमुलस से बढ़ जाती है। किसी बच्चे का जन्म ऐसे वातावरण में होता है जहाँ पर उसको ऐसे स्टिमुलस मिलते हैं जिन स्टिमुलस में वो अपने अंदर की लस्ट को, सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ने से नहीं रोक पाता, वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसको और सहारा मिलता, सपोर्ट मिलता कि नहीं नहीं बबुआ, तुम इस काम में और ज़्यादा आगे बढ़ो। मैं इस पर अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे इन सभी बातों को इस वीडियो में टच करके आगे बढ़ना है। तो जिन चीज़ों के प्रति हम अवेयर हैं, उन चीज़ों में हमारे अपने अंदर की कमजोरियां आती हैं या नहीं आती हैं? हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? और हमारे अपने अंदर में जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, पहली बात तो ये है कि हमें अपने अंदर देखना भी आता है क्या? अगर हमें अपने अंदर की बुराइयों को देखना आता है, अगर इन बुराइयों के प्रति हम अवेयर हो गए हैं, तो ये तो एक अच्छी शुरुआत हो गई है। और फिर हमारे ऊपर कितने ही जन्मों की
बुराइयों का, अभिशापों का, ऋणों का पहाड़ सा डेप्थ चढ़ा हुआ है। और फिर हम ये कहते हैं कि हम इस जीवन में दुख क्यों मिल रहे हैं, हम इस जीवन में अशांत क्यों हैं, हम इस जीवन में पराजित से क्यों हैं, हम इस जीवन में बेइज्जत से क्यों हैं। क्योंकि जब भी आप ध्यान करेंगे तो इस बात को आपको पहले देखना होगा कि आपका जो अंतर्मन है, क्या उसमें भरी हुई बुराइयां तथा पिछले जन्म और इस जन्म के एक्यूमुलेटेड डेप्थ्स आपको बैठ कर के शांत होकर के ध्यान करने देंगे। और फिर पहले तो आपको ये धारणा करनी है कि मुझे लस्ट के पीछे भागना है या वेल्थ के पीछे भागना है, या फिर पीस पानी है, या फिर मुक्ति पानी है। कुछ लोगों के लिए ये देह, ये जन्म, ये संसार सुखी सुख नहीं है, इसका मतलब दुख भी है। इस संसार में आना दुख भी है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो उनके लिए दुख इतना ज़्यादा हो चुका है, दुखों की गठरी इतनी ज़्यादा भारी हो चुकी है, भर चुकी है कि उनके लिए यहाँ पे रहने में कोई मज़ा नहीं है, कोई आनंद नहीं है उनको यहाँ पर रहने में। इस बात को समझ लेना ज़रूरी है। और वहीं दूसरे भी कुछ लोग हैं जिनके लिए भी अभी मौज मस्ती की मज़े की शुरुआत ही हुई है, उम्र कुछ भी हो गई हो, उनके लक्ष्य में रंच मात्र की भी कमी नहीं आई है। तो आप ऊपर से जो भी बोलें, लेकिन आपके अंदर की जो साइक है, अंदर का जो माइंड है, अंदर का जो माइंड, अंतर्मन जिसे हम कह रहे हैं, उसकी धारणा क्या है? क्या आपको मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है? अगर मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है तो ध्यान का मार्ग आपके लिए है, तो ये चैनल आपके लिए है। तो फिर आप इस चैनल में बताई गई बातों पर विचार कर सकते हैं।